मॉर्निंग राजस्थान। सबसे पहले शुरुआत अच्छी खबर से। मोबाइल वॉलेट में पैसे खत्म हो जाएं या फिर अकाउंट रिचार्ज करने का मौका नहीं मिल पाए तो वॉलेट कंपनियां आपको लोन भी देंगी। हालांकि लोन की रकम बहुत छोटी होगी। रिजर्व बैंक के नियमों के तहत मोबाइल वॉलेट में अधिकतम रकम की सीमा 10,000 रुपए ही है। मोबाइल वॉलेट को लोग मुख्य तौर पर बिल पेमेंट या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जल्द ही ई वॉलेट पर छोटे लोन की भी सुविधा मिलेगी। मोबाइल वॉलेट कंपनियां लोन की रकम के लिए बैंकों और एनबीएफसी के साथ करार करेंगी। क्रेडिट ब्यूरो से ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री भी जुटाएंगी। हालांकि मोबाइल वॉलेट पर लोन की अधिकतम सीमा 10,000 रुपए की लिमिट के भीतर ही होगी। जो हम टाई अप्स कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ, राइट, उसमें हम अपना मार्जिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रखेंगे और कंज्यूमर को वो कंसोलिडेटेड ऑफर करेंगे कि भाई अगर आपको यहाँ से भी पेमेंट करनी है हमारे मोबाइल वॉलेट से, आपके पास चलो मोबाइल वॉलेट में पैसे नहीं हैं अभी, तो आप इंस्टेंट क्रेडिट ले सकते हैं आप एंड व्हाट इट इज अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो समझो अगर ट्रांजैक्शन 10,000 की और आप कर रहे हो और आपके पास वॉलेट में पड़े 5,000, तो 5,000 का लोन ले सकते हैं आप इंस्टेंटली। मोबाइल वॉलेट के लिए लिया गया लोन अदा करने की अधिकतम मियाद ग्राहक की क्रेडिट हिस्ट्री पर निर्भर होगी। शुरुआत में इसे 1 महीने तक रखा जा सकता है। ब्याज की दर जिस बैंक या एनबीएफसी से करार होगा वही तय करेगी। ग्राहकों को हर महीने मोबाइल वॉलेट कंपनियां लोन स्टेटमेंट भेजेंगी। मोबाइल वॉलेट कंपनियां ये भी पक्का करेंगी कि ग्राहकों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। यहाँ डिफ़ॉल्ट के बारे में डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अगर इतनी आसानी से अगर पैसा मिल जाती है, अगर आपका डिफ़ॉल्ट रेट या एनपीए जो कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेट 1-2-3% से ज़्यादा हो सकता है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देश में मोबाइल वॉलेट का बिजनेस करीब 1200 करोड़ रुपए का है। देश में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मोबाइल कंपनियों को इसमें बड़ा कारोबार दिख रहा है। हालांकि बैंक भी अपने एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा लाकर ऐसी कंपनियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब तक आपने ई वॉलेट का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग या फिर रेस्टोरेंट में बिल पे करने के लिए किया होगा, लेकिन आने वाले समय में ई वॉलेट एक छोटे क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको स्मॉल अमाउंट लोन्स भी ऑफर करेगा। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें 90% लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते हैं और ऐसे लोगों के लिए ये सुविधा बेहतर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। 9 मई से शुरू होने वाले न्याय आपके द्वार कार्यक्रम से ठीक पहले सरकार ने 100 नए एसडीओ, 3 एडीएम समेत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 122 अफसरों का ट्रांसफर किया है। नगर निगम जयपुर, बीकानेर और जोधपुर में नए उपायुक्त भी लगाए गए हैं। 33 उपखंडों में खाली चल रहे पदों पर भी एसडीओ तैनात कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से शुक्रवार को देर रात तबादला सूची जारी की गई। खास यह है कि 36 तहसीलदारों को प्रमोट करके एसडीओ बनाया गया है, जिन्हें पहली बार एसडीओ के पद पर लगाया गया है। तबादला सूची में ही 15 आरएएस अफसरों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। कुल 122 ऐसे नाम हैं जिनके ट्रांसफर हुए हैं और एक एक कर हम आपको स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर कोटा से। कोटा में एक के बाद एक कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के मामले में कोचिंग संस्थानों को झटका लगा है। हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने पूछा है कि आखिर कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड क्यों नहीं रुक रहे। ऐसे में अब कोटा जिला प्रशासन और कोटा कलेक्टर को अपनी गाइडलाइंस के लिए और सख्त होना होगा। इसके साथ ही जयपुर में सीएम ने भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर कहा कि कोचिंग संस्थान करियर काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट को रखें। ऐसे में हाईकोर्ट का आदेश और सीएम की गंभीरता के बाद कोचिंग और जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने ही होंगे, जिसके नतीजे सकारात्मक नजर आए और कोचिंग छात्रों की खुदकुशी रुक सके। और प्रदेश में कोचिंग हब सिटी कोटा सीकर
समेत अन्य जिलों में संचालित कोचिंग संस्थानों से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी स्टूडेंट्स के बढ़ते सुसाइड का कारण पूछते हुए अलग अलग पॉइंट्स पर रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए कोचिंग संस्थानों से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आयोग के मुताबिक जवाब नहीं देने वाले कोचिंग संस्थानों को आखिरी बार समन भेजा जाएगा और उसके बाद जानकारी नहीं देने पर बंद करने तक की कार्रवाई हो सकती है। रिपोर्ट में आयोग ने संस्थान से क्या पूछा है, हम आपको बताएंगे। पढ़ाई के लिए आए बाहर से कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी अप्राकृतिक स्थिति में मौत हुई है, यह पहला सवाल पूछा गया। उसके बाद कुल कितने हॉस्टल रजिस्टर्ड हैं, यह दूसरा सवाल। क्या कोचिंग संस्थानों को यह पता है कि जो बच्चा उनके यहां कोचिंग ले रहा है वो किस स्कूल में पढ़ता है और कहां रहता है। इसके अलावा नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में कितने मामले दर्ज हैं और उनकी क्या स्थिति है, यह रिपोर्ट में होना चाहिए। इसके अलावा कोचिंग का संचालन कितने स्क्वायर फीट एरिया में हो रहा है और प्रति छात्र कितना एकेडमिक एरिया है, यह एक सवाल है। इसके अलावा प्रति स्टूडेंट फैकल्टी का क्या रेशियो है, यह भी पूछा गया है। साथ ही कोचिंग संस्थान में कर्मचारियों से लेकर चपरासी चौकीदार तक क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, यह रिपोर्ट में आखिरी सवाल रखा गया है। और इस तरह से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद अगर रिपोर्ट नहीं दी गई या फिर कारण नहीं बताए गए तो उन्हें बंद करने की भी कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के जमीन मामले में 6 आरोपियों को ईडी ने हाजिर होने के लिए समन भेजा है। इन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बयान देने के लिए अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया है। इनके 7 ठिकानों पर ईडी ने गुरुवार को छापे डाले थे। जब्त दस्तावेजों में आरोपियों और उनके परिजनों की संपत्तियों के कागजात भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बीकानेर की कोलायत तहसील के तत्कालीन पटवारी उमाचरण, नायब तहसीलदार फकीर मोहम्मद, भूमाफिया जयप्रकाश, रणजीत सिंह, किशोर सिंह और गुगनर को हाजिर होने के समन दिए हैं। पेश होने पर आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। जयपुर में कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस में सीएम वसुंधरा राजे ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम राजे ने कहा कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक टीम की भावना से काम करें, जिससे प्रदेश में अमन चैन की मिसाल स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेश के मुकाबले शांति व्यवस्था बेहतर है, फिर भी इसमें और सुधार की गुंजाइश है। सीएम राजे ने कहा कि हमें ऐसे राजस्थान का निर्माण करना है जहां महिलाएं आधी रात में भी बिना किसी झिझक के बाहर निकल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के पास आने वाले हर फरियादी की सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देने के निर्देश दिए हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए लोगों को थानों के चक्कर न काटने पड़े। और 3 दिन से जारी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में आपको बताएं कि 3 घंटों की बैठक में 300 मुद्दों पर चर्चा हुई है। कॉन्फ्रेंस में तीसरे दिन और आखिरी दिन क्या मुद्दे रखे गए थे, ये हम आपको बताते हैं। सीएम ने पुलिस को इंटरनेट फ्रेंडली बनने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल और नियमित गश्त के निर्देश दिए। ऐसा माहौल बनाया जाए कि महिलाएं आधी रात को भी बेखौफ निकल सके, ये वसुंधरा राजे ने कहा। इसके अलावा जयपुर जोधपुर में कमिश्नरेट है, फिर भी अपराध का ग्राफ कम नहीं है यहां पर, ये गृह मंत्री कटारिया ने कहा। कम्युनिटी पुलिसिंग, केस ऑफिसर स्क्रीम और बीट कांस्टेबल ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया जाए, ये कटारिया ने कहा। अगले 3 महीने में पुलिस थानों और चौकियों में स्वीकृत नफरी की 100% नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ये भी कटारिया ने कहा। इसके अलावा वेरिफिकेशन ना हो, जिनकी सरकारी नौकरी लगी है उनको परेशान ना किया जाए, ये सारे मुद्दे थे। साथ ही छात्रों की सुसाइड का भी मुद्दा उठाया गया। आगे बढ़ेंगे। आनंद पाल का भी मुद्दा इस कॉन्फ्रेंस में था आखिरी दिन, और आनंदपाल सिंह की फरारी के मास्टरमाइंड सुरेश मेहर ने एसओजी के सामने कई राज उगले हैं। एसओजी के मुताबिक सुरेश ने पूछताछ में फरारी की साजिश में शामिल कई संदिग्धों के नाम बताए हैं, जिनकी तस्दीक कराई जा रही है। अफीम की लत का आदी सुरेश हर बार अलग बात बोल रहा है, अपने बयानों में उसके विरोधाभास नजर आ रहा है। साजिश के स्थान और रेकी के बारे में कुछ नहीं उसने बताया। सुरेश ने आनंदपाल के खास फरार राजदार के साथ मोबाइल पर फरारी के प्लान और रेकी की योजना भी साझा की है, सूत्रों के मुताबिक।
खबर कोटा से। किसी भी जगह अपना नाम दर्ज कराने को लेकर कितने लालायित रहते हैं नेता, इसकी मिसाल दिखी कोटा में। यहां विधायक भवानी सिंह राजावत के समर्थकों ने एक लोकार्पण पट्टिका को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उस पट्टिका में राजावत का नाम नहीं था। नेताजी दबंग हैं, नेताजी का रुतबा है, नेताजी का अपना रुआब है, नेताजी का अपना अंदाज है। नेताजी किसी से डरते नहीं हैं। कभी अपने क्षेत्रीय सांसद से भिड़ जाते हैं तो कभी सड़क सुरक्षा और हेलमेट पहनने को लेकर हुई बैठक में ही कार्यक्रम का विरोध कर देते हैं। जी हां, बात हो रही है कोटा से विधायक भवानी सिंह राजावत की। लगातार विवादों में रहना मानो राजावत का शौक है। अपने विवादित बोल से तो वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अपने विधायक की यही दबंगई उनके समर्थकों को भी दबंग बना देती है। तभी तो समर्थकों ने बवाल काट दिया। दरअसल कोटा की भामाशाह मंडी में नाम को लेकर यह बवाल हुआ। कृषि उपज मंडी में गुरुवार को कलेवा योजना के तहत नए भवन का लोकार्पण हुआ था। इस दौरान सांगोद विधायक हीरालाल नागर और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा मौजूद थे, लेकिन विधायक भवानी सिंह राजावत की मौजूदगी इस कार्यक्रम में नहीं थी और न ही लोकार्पण पट्टिका पर विधायक राजावत का नाम अंकित था। बस फिर क्या था? दबंग विधायक के दबंग समर्थकों के लिए यह बात हजम करने लायक हो भी कैसे सकती थी? तो शुरू हो गई नारेबाजी। हाथों में पत्थर लेकर हुड़दंगियों ने लोकार्पण पट्टिका पर धावा बोल दिया और तब तक चोट करते रहे जब तक वो दीवार से उतरकर धरातल पर नहीं आ गई। जाहिर सी बात है, लोकार्पण पट्टिका की इतनी हिम्मत जो माननीय विधायक भवानी सिंह राजावत जी का नाम खुद पर अंकित न करे। खैर, अब ये लोगों को भी दिख रहा है और स्थानीय प्रशासन को भी और पार्टी को भी। क्या अब नेताजी लोग नाम की लड़ाई में उलझते रहेंगे? क्या शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति ही करेंगे जनप्रतिनिधि? अगर ऐसा है तो फिर हो चुका विकास। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की अंतर्कलह की बानगी आपने देखी, खुलकर सड़क पर सामने आ गई। पहले बीजेपी के दिग्गज नेता घनश्याम तिवाड़ी और अब पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और किसान नेता रामपाल जाट अपनी ही सरकार को जमकर घेर रहे हैं। साथ ही खुलेआम केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर किसान और आमजन विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। रामपाल जाट ने कहा कि मैं पहले किसान हूं और फिर किसी राजनीतिक दल का सदस्य। बीजेपी की सरकार ने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान किए गए प्रदेशवासियों से वादे पूरे नहीं किए और उन्होंने कहा कि कभी भी किसानों की पीड़ा को लेकर समझौता वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सरकार किसानों के वादों पर खरा नहीं उतरेगी तब तक किसानों के लिए आंदोलन उनका जारी रहेगा। निश्चित रूप से यदि किसानों के हित जो बीजेपी ने अपने चुनावी वायदे में लिखे और राजस्थान का चुनावी घोषणा पत्र को तो कहा गया था संकल्प, स्वराज संकल्प, तो संकल्प जो इन्होंने पत्र जारी किया उसकी बात पूरी कर दो। केंद्र ने कहा था हम किसानों को उनकी उपजों पे लागत का 1.5 गुना देंगे, 50% लाभांश देंगे, खरीद करेंगे और उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते। और अब आपको बताते हैं वो 5 बड़ी खबरें जो आज बड़ी होंगी। ऑगस्टा घूसकांड मामले में सीबीआई आज भी गौतम खैतान से पूछताछ करेगी। एसपी त्यागी के 3 भाइयों से दूसरे दिन भी पूछताछ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से सूखे और पानी के हालात पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे और नैनीताल हाईकोर्ट में आज कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी। बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के अयोग्य करने के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की 155वीं वर्षगांठ है आज।